हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनविता द्विवेदी और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत है। और हमारा ये जो चैनल है टारगेट फॉर आईक्यू, इस नाम से टेलीग्राम पे भी कुछ हमारे पेड ग्रुप्स हैं, तो वो डिफरेंट स्टेट्स की जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जो आज का वीडियो है वो आर्टिकल 13 का एक्सटेंडेड पार्ट है, यानी कि आर्टिकल 13 मैंने कल के वीडियो में आधा पढ़ाया था और आधा आज मैं बताऊंगी आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 मैं कल के वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल की कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकता है। और पार्ट 2 में आज हम लोग जो बचे हुए नियम हैं, यानी कि आर्टिकल 13 के अनुच्छेद 13 के जो उपनियम 3 और 4 बचे हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। और मैंने ये जो फाइल है वो आगे हिंदी में भी बनाई है, बट ये चार्ट हिंदी में मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ रही थी, लेकिन मैं इसे हिंदी में भी बताऊंगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। देखिए, ये प्री का मतलब है पूर्व, ठीक है। संविधान आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान कहते हैं। और पोस्ट का मतलब है पश्चात, बाद में, संविधान के बाद। तो मैंने कल ये बात आपको बताई थी कि जो 13 क्लॉज 1 है, ठीक है, वो ये कहता है कि जो पूर्व संवैधानिक नियम है, यानी कि पूर्व संवैधानिक कानून है, संविधान बनने से पहले, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बना था, और उससे पहले के जो भी कानून हैं वो यदि हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, उनको इन्फ्रिंज करते हैं, यानी कि उनका उल्लंघन करते हैं, तो वो कानून अमान्य करार दिए जाएंगे कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और पोस्ट जो 13 क्लॉज 2 है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि संविधान बनने के पश्चात जो कानून बनते हैं उनकी बात करता है। तो ये बताया गया है कि संविधान जब से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, उसके बाद संसद या राज्य की सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को इन्फ्रिंज करता हो, उनका उल्लंघन करता हो, उनके साथ असंगति में हो, ठीक है। तो ये 13 क्लॉज 1 13 क्लॉज 2 हो गया। अब ये देखिए, इनकंसिस्टेंट एग्जिस्टिंग लॉज, इनकंसिस्टेंट बने असंगति, और न्यू इनकंसिस्टेंट लॉज, यानी कि जो नए नियम है, नए नियम तो बनेंगे ही नहीं, और जो पुराने हैं वो अगर असंगति में है तो वो अमान्य करार दिए जाएंगे, ठीक। ये दो रूल्स हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो दो रूल्स हैं, यानी कि जो 13 क्लॉज 1 है, ये 13 और 13 क्लॉज 2, ये एक पावर को जन्म देते हैं। उस पावर का नाम है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन, ठीक है। किस पावर को जन्म देते हैं 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2? ये जन्म देते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायालय के पास ये शक्ति होती है, न्यायालय के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी तरीके के कानून, चाहे वो पूर्व संवैधानिक हो और चाहे वो संविधान के बाद बने हो, ठीक है, उनका पुनरावलोकन कर सकती है, उनकी समीक्षा कर सकती है, यदि ऐसा उसे लगता है या ऐसा किसी को लगता है कि ये जो कानून है वो फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में है कि असंगति में है, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिखा हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो यहाँ पे लिखा है, इसके ये इसलिए लिखा है कि जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये बताती है कि जो कानून जिसका पुनरावलोकन किया जा रहा है वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, यानी कि संविधान के साथ संगति में है या संविधान के साथ असंगति में है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होता है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, और अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा होता है तो उसे हम संवैधानिक घोषित कर देती है, मतलब कोर्ट संवैधानिक घोषित कर देती है, ठीक है। तो ये पावर होगी। इस पावर को हम डिटेल में और बाकी वीडियोस में, जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनमें हम इस पावर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैंने शॉर्ट में समझा दिया है इस वीडियो के पर्पज से, इस वीडियो में आगे आपको काम आएगी। तो देखिए, अब ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है, ये जो न्यायालय के पास ये जो अधिकार है न्यायिक समीक्षा का, ये अधिकार आपको पता है 13 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 पर दिया गया है, ठीक है। तो 13 क्लॉज 2 और 1 में ये चीज़ बोली गई है ना कि लॉ, ऐसे लॉज जो असंगति में हो, तो जो यहाँ पे वर्ड लॉ का यूज़ हुआ है, जो यहाँ पे वर्ड 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 में जो वर्ड का यूज़ हुआ है, कानून या विधि शब्द का जो प्रयोग हुआ है, उस विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी कि जो विधि शब्द है वो क्या क्या चीज़ों को, किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, ठीक है, ये हमें समझना होगा। तो जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 है, अब देखिए 3 और 4 हमें आज डिस्कस करना था, तो ये जो 3 है, उपनियम 3 अनुच्छेद 13 का जो उपनियम 3 है, वो यही बताता है कि जो 13 में, 13 के 1 और 13 के 2 उपनियम में जो ये विधि शब्द का प्रयोग हुआ है, उस विधि में
विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या आएगा, यानी कि किस तरीके के कानून हैं जिनकी समीक्षा न्यायालय कर सकता है। ये किसमें बताया गया है? 13 क्लॉज 3 में। मीनिंग ऑफ लॉ यानी कानून का क्या अर्थ है, किस तरीके के कानूनों की समीक्षा न्यायालय के पास करने का अधिकार है, उस कानूनों के टाइप्स बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इन प्रकारों को एक बार ही समझ लेते हैं कि ये क्या कहता है। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आता है इसमें ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, फिर आता है ऑर्डर यानी आदेश, फिर आता है बाई लॉ यानी उपविधि, फिर आता है रूल यानी नियम, रेगुलेशन विनियम, नोटिफिकेशन अधिसूचना, कस्टम रूढ़ी, यूसेज प्रथा। यानी कि ये जो अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी और प्रथा होती है वो आता है। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, ए और बी, तो वो आता है इस कानून के अंतर्गत। यानी इन सब की जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, इन सब की न्यायिक समीक्षा पॉसिबल है। ये सारे कानून 13(1) और 13(2) के अंतर्गत न्यायालय इनकी समीक्षा कर सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी लॉ इनफोर्स, यानी कि जो पहले से प्रवर्त कानून है। ठीक है, वही 13 क्लॉज 1 आ गया, क्योंकि 13 क्लॉज 1 क्या बात करता है? जो पहले से चले आ रहे हैं, संविधान के पहले से जो कानून चले आ रहे हैं उनकी बात करता है। तो जो 13 क्लॉज 1 है ये उसकी बात करता है कि लॉ इन्फोर्स जो पहले से प्रवर्त, पहले से प्रचलित कानून है, उनकी भी न्यायालय समीक्षा कर सकता है। लेकिन अब इसके दो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। क्या? यदि मान लीजिए आदेश बोला गया है ना, आदेश एग्जीक्यूटिव भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी आते हैं। ठीक है, तो कोई अगर मान लीजिए कोई सरकार ने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, ठीक है, यानी कि कोई शासकीय आदेश निकाला, लेकिन वो सिर्फ निर्देश के फॉर्म में, वो अगर ऐसा है भी कि फंडामेंटल राइट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो फंडामेंटल राइट से असंगति में है, लेकिन अगर वो सिर्फ निर्देश के फॉर्म में है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो उनकी समीक्षा नहीं होगी, वो एक्सेप्शन है, अपवाद में जाएगा। और जो हमारे पर्सनल लॉज होते हैं, व्यक्तिगत कानून, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्तिगत कानून ऐसे हैं, अभी भी हमारे देश में चल रहे हैं, जो समटाइम्स इट सीम्स दैट they are inconsistent with the those laws are inconsistent with the fundamental rights। ठीक है, यानी कि वो कानून असंगति में है फंडामेंटल राइट्स के, हमारे मौलिक अधिकारों के साथ। कुछ पर्सनल लॉज ऐसे हैं। ठीक है, तो उनकी वो अपवाद की श्रेणी में आएंगे और उनको जो न्यायालय है उनकी समीक्षा नहीं करेगा 13 क्लॉज 1 और 2 के तहत। ठीक, तो ये आपका 13 क्लॉज 3 हो गया। मीनिंग ऑफ लॉ बताई गई कि भाई किन किन टाइप्स के कानून की समीक्षा कर सकता है। ठीक, अब इसके बाद जब ये बात आ जाती है तो आप पहले ये समझ लीजिए कि एक और तरीके की, जितने कानून 13 क्लॉज 3 में लिखे हुए हैं उसके अलावा एक और तरीके का कानून होता है, वो होता है अमेंडमेंट लॉज यानी संशोधित कानून। अब ये संशोधित कानून क्या होते हैं? हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 368 अनुच्छेद 368। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 हमारी पार्लियामेंट को ये पावर देता है, हमारी संसद को ये अधिकार देता है, ये पावर देता है कि वो संसद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुछ अमेंडमेंट्स कर सके, कुछ संशोधन कर सके। अब संशोधन कैसे होता है? मान लीजिए संविधान है, ठीक है, ये एक संविधान का डॉक्यूमेंट है, अब इसमें संसद ने कुछ ऐड कर दिया, या फिर कोई चीज़ लिखी हुई है उसको हटा दिया, या फिर आप ये मान लीजिए कि कोई चीज़ लिखी हुई है उसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया, मतलब कुछ वर्ड्स और ऐड कर दिए या कुछ वर्ड्स रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से संशोधन होता है। तो जो 368 के अंतर के नियमों, जो अनुच्छेद 368 में जो नियम दिए गए, उन नियमों के अंतर्गत जब हमारी जो पार्लियामेंट है वो हमारे संविधान में कुछ अमेंडमेंट करती है, तो जो कानून बनता है, उस अमेंडमेंट के बाद जो कानून बनता है, जो अमेंडमेंट लॉ होता है, वो मतलब जो संशोधित लॉ होता है उसे हम कहते हैं संशोधन। ठीक, ऐसे कानून को कहते हैं संशोधन। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि ये संशोधन क्या है। अब क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने, प्रश्न क्या आता है कि क्या ये जो डू अमेंडमेंट लॉज या अमेंडमेंट एक्ट्स कम विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, यानी कि जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में मैंने अभी आपको लॉ की मीनिंग बताई है, विधि की मीनिंग बताई है, तो क्या उस लॉ वर्ड में, उस विधि शब्द के अंतर्गत ये जो 368 के अंतर्गत जो संशोधन किए गए हैं, जो संशोधित अधिनियम बनाए जाते हैं, क्या वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि क्या संशोधित अधिनियम, ये जो संशोधित अधिनियम है 368 के तहत जो आप नए अमेंडमेंट्स करती है पार्लियामेंट, ठीक है, अगर 368 के अंतर्गत कर रही है, ऑर्डिनरी लॉ की बात नहीं हो रही। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन तो जैसे आपका कोई भी एक्ट पास कर दिया, ठीक है, वो हो गया, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन 368 के तहत आके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है, संविधान में अगर कोई संशोधन हो रहा है, तो वो क्या अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आएगा, यानी कि क्या न्यायालय उसकी समीक्षा कर पाएगा? ठीक है,
तो ये देखना है हम लोग को। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है, मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्म में इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। अब देखिए, एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई संशोधित अधिनियम, इफ एनी अमेंडमेंट एक्ट इज इन्फ्रिंजिंग द एफआरस, ठीक है, इफ एनी अमेंडमेंट एक्ट इज इन्फ्रिंजिंग द एफआरस कैन इट बी रिव्यूड बाय जुडिशरी। यदि कोई संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो क्या न्यायालय इस संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। बहुत सिंपल है आंसर, बस आपको स्टेप्स में याद रखना है। देखिए, इसमें पहला एक केस आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन जो था ना, जो क्वेश्चन ऊपर मैंने पूछे, ये क्वेश्चन इसमें इस केस में अराइज हुआ था कि क्या जो संशोधित अधिनियम है, जो क्या संविधान के जो संशोधन के अधिनियम है, क्या वो उनकी समीक्षा संभव है। तो कोर्ट ने ये बोला था कि भाई नहीं, देखिए मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, नहीं, दीज अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड। इस तरीके के जो संशोधन होते हैं जो 368 के अंतर्गत किए जाते हैं, भाई उनको जो कोर्ट है वो रिव्यू नहीं कर सकता, कोर्ट उनकी समीक्षा या उनका पुनरावलोकन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो इस तरीके के अधिनियम होते हैं, संशोधित अधिनियम जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जिनको हम कहते हैं, वो आर्टिकल 13 के मीनिंग के विद इन नहीं आएंगे, ठीक। अब आती है, फिर नेक्स्ट केस आया था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें भी सेम बात बोली गई थी कि ये जो विधि शब्द का प्रयोग किया है आर्टिकल 13 में, ठीक है, सॉरी फॉर द टेक्निकल ब्लंडर। तो ये जो विधि शब्द का जो प्रयोग किया है, इसमें भी सेम बात बोली गई थी कि ये जो विधि शब्द का प्रयोग किया है आर्टिकल 13 में, तो वो विधि शब्द अमेंडमेंट्स को इंक्लूड नहीं करता, अमेंडमेंट लॉ को इंक्लूड नहीं करता। यानी कि जो संशोधित नियम होते हैं, संशोधित अधिनियम होते हैं, उनको अनुच्छेद 13 का जो विधि शब्द है वो शामिल नहीं करता है, ठीक है, अपने आप में, ठीक। तो अब ये हो गया। फिर उसके बाद अब देखिए, ये ना पावर की लड़ाई थी बेसिकली, क्योंकि अब इन दोनों ये दोनों जो केस थे, उनके जजमेंट से क्या बात साबित हुई कि भाई पार्लियामेंट अगर कोई संशोधन कर रही है तो जुडिशरी जो है उसको रिव्यू नहीं कर सकती। अगर संसद कुछ संशोधन कर रही है, संविधान में कोई अमेंडमेंट ला रही है, तो जो जुडिशरी है, जो हमारा न्यायालय है, वो उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक तरीके से पार्लियामेंट का पलड़ा भारी हो गया। फिर गोलकनाथ का केस आया, जुडिशरी को ये बात बुरी लगी, तो कि भाई पार्लियामेंट का पलड़ा भारी हो गया। तो उन्होंने क्या किया, मैं आपके समझने के पर्पज से बता रही हूँ कि एक लेमैन लैंग्वेज में, कि जुडिशरी को ये बात बुरी लगी, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जुडिशियल पावर सप्रेस हो गई और पार्लियामेंट की पावर सुप्रीम हो गई, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर सुप्रीम हो गई। फिर उसके बाद जुडिशरी ने क्या किया कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जब केस आया, तो जुडिशरी ने ये बात बोल दी कि भाई जो लॉ शब्द है, जो विधि शब्द का प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 13 में, उसमें संशोधन को इंक्लूड किया जा सकता है। यानी कि जो संशोधित अधिनियम है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट जब संशोधन करती है और जो लॉ बनता है, उसको जुडिशरी पुनरावलोकित कर सकती है, उसको रिव्यू कर सकती है। वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत इंक्लूड किए जाएंगे। आर्टिकल 13 में जो विधि की मीनिंग दी हुई है उसके अंतर्गत ये इंक्लूड किए जाएंगे संशोधन, अमेंडमेंट लॉस, ठीक। ये गोलकनाथ में बात बोल दी गई। अब फिर ये बात पार्लियामेंट को बुरी लग गई, तो पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया, ठीक है, पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। उस अमेंडमेंट का नाम था 24th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 24वां संशोधन अधिनियम जिसे हम कहते हैं। तो ये जो 24वां संशोधन अधिनियम था, इसने क्या किया कि इसने आर्टिकल 13 में एक नया क्लॉज जोड़ दिया, ठीक है। अब वो क्लॉज क्या था, आर्टिकल 13 क्लॉज 4, यानी कि एक चौथा उपनियम जोड़ दिया। 3 नियम पहले से थे और फिर ये 24th अमेंडमेंट एक्ट आ गया। प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 किस अमेंडमेंट से शामिल हुआ, तो आपका आंसर होगा 24th अमेंडमेंट एक्ट से शामिल हुआ, ठीक है। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि 24th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या चीज़ ऐड की थी, तो आपको बताना है। उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो अगर 13 क्लॉज 4 का ऑप्शन है तो आपको 13 क्लॉज 4 पे टिक करना है। अब 13 क्लॉज 4 क्या है, ये नियम क्या था जो पार्लियामेंट ने लागू किया, अनुच्छेद 13 में शामिल किया, उसको मैं बताती हूँ। ये नियम बहुत सिंपल था, कुछ नहीं, बस पार्लियामेंट ने पता है क्या बोल दिया इसमें कि ये जो आर्टिकल है, यानी कि जो आर्टिकल 13 है, ठीक है, वो जब हम 368 में जो भी अमेंडमेंट्स होंगे ना, उन पर अप्लाई नहीं होगा। यानी कि आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधित कानूनों पर ये अनुच्छेद 13 लागू ही नहीं होगा। यानी कि अनुच्छेद 13 के जो भी नियम है, यानी जुडिशियल रिव्यू के जो भी पावर है, वो लागू ही नहीं होगी जितने भी संशोधित अधिनियम है। यानी पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट्स करेगी, जो संशोधन के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी संशोधन करेगी, उन संशोधन के तहत लाए गए कानूनों पर ये आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा,
ठीक, अब इन्होंने ये चीज़ डाल दी, तो अब भाई कोई भी संशोधन कर लेगी पार्लियामेंट, तो जुडिशरी के पास तो पावर ही नहीं रहेगी उसको रिव्यू करने की। फिर ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट था ना, ये 24वां अधिनियम जो था, वो चैलेंज हुआ केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये बहुत फेमस केस है, आपको पता है, ये आर्टिकल 13 में हर जगह आएगा। आर्टिकल 13 के से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आएगा। तो ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट था वो चैलेंज हुआ केशव नंदा भारती में। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केशव नंदा भारती में कौन सा अमेंडमेंट चैलेंज हुआ, तो 24th अमेंडमेंट चैलेंज हुआ। ठीक है, यानी आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 चैलेंज हुआ। तो केशव नंदा भारती में क्या बोला गया कि भाई 24th अमेंडमेंट तो वैलिड है, यानी कि देखिए यहाँ पे फिर मैंने क्रॉस लगाया है ना, तो यानी कि क्या क्रॉस का मतलब ये है कि जितने भी संवैधानिक संशोधन हैं वो इसमें नहीं आएंगे, जुडिशियल रिव्यू के तहत नहीं आएंगे, क्रॉस, ठीक है, नहीं आएंगे। यानी आर्टिकल 13 कवर नहीं करेगा संवैधानिक संशोधनों को, ठीक, ये बात बोल दी गई। लेकिन इसके साथ केशव नंदा भारती में ये बात भी बोली गई कि जो संविधान का मूलभूत संरचना है ना, वो नहीं बिगाड़ी जाएगी। संशोधन, जैसे पार्लियामेंट कोई भी संशोधन कर सकती है, पर उसे ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान की मूलभूत संरचना को बिगाड़े, ठीक है। तो ये जो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूलभूत संरचना का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को हम आगे के जो वीडियोज होंगे, जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोज है, उसमें डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आर्टिकल 13 से रिलेटेड, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना आर्टिकल 13, अब इससे ना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। देखिए 2 क्वेश्चंस के तो मैंने आंसर कर दिए, जो ऊपर के 2 क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए कि ये पूछे जाते हैं मेंस में, और इनके मैंने आपको आंसर बता दिए। अब लेकिन इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से अराइज होते हैं। पहला, कि क्या जो हमारे एफआर्स हैं, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्या वो अमेंड किए जा सकते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, यानी कि जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, क्या वो हमारे मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये न्यायिक समीक्षा जो मैंने अभी डिस्कस की ना, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बट ये लॉन्ग आंसर में भी आता है कि पुनरावलोकन का सिद्धांत क्या है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, ये जो अभी मैंने बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात आपको बताई, कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और हाउ इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड, और वेदर बेसिक स्ट्रक्चर कैन बी अमेंडेड। मतलब आधारभूत संरचना या आधारभूत लक्षण का सिद्धांत क्या है, ये कैसे विकसित हुआ, और क्या ये आधारभूत लक्षण संशोधित हो सकता है, ठीक है, क्या ये पार्लियामेंट इसे भी संशोधित कर सकती है, जो बेसिक फीचर है वो क्या उसे संशोधित कर सकती है। फिर आता है क्वेश्चन कि रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13, यानी अनुच्छेद 368 और 13 के मध्य संबंध क्या है, किस तरीके का संबंध है, उसको स्थापित कीजिए या इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में घुमा घुमा के एक मतलब विभिन्न तरीकों से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझने हैं, इनका ब्रॉड जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं जो नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ वीडियो करूँगी वो इसी पे कर दूँगी। और अगर इसके अलावा आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ आपको ये क्वेश्चन समझने हैं, और इनको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी फिर वीडियोज़ में, ओके। और बाकी मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क, और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।